तो आज की क्लास की हमारी शुरुआत है, मैं यहाँ लिख भी दूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 105 टॉपिक 3.9। हम कोई बुक रीडिंग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन टॉपिक होने के बाद बुक रीडिंग करेंगे, अभी नहीं। टॉपिक का नाम इन्होंने दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। बहुत अच्छा टॉपिक है, ढंग से चीजें सीखनी है। लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था शायद अल्फा के साथ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, है ना? अल्फा पे थे ना हम लास्ट टाइम, पेपर डिस्कशन से भी पहले, याद होगा आपको? तो मैं आज पहले ये टॉपिक करा के फिर उस अल्फा पे एक दो सवाल आपको करा दूंगा बाद में, लेकिन मैं शुरुआत वहां से नहीं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, सपोज मान लो कोई एक कंडक्टर आपको दिया, दिस इज अ कंडक्टर। अभी बुक में देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद देखेंगे बुक में क्या है क्या नहीं। ये कोई कंडक्टर आपको दिया और इस एंड को मैं नाम दे रहा हूं ए और इस एंड को मैं नाम दे रहा हूं बी। ये कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, एक एंड ए और एक एंड बी। और मान लीजिए कि इसमें कोई करंट फ्लो करेगा इधर से इधर, ए से बी की तरफ कोई करंट जा रहा है आई। कंडक्टर की बॉडी इक्वी पोटेंशियल बॉडी होती है या उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है? बताओ। कंडक्टर की बॉडी इक्वी पोटेंशियल बॉडी होती है या उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है? बताइए। इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इक्वी पोटेंशियल होती है। क्या हमने नहीं पढ़ा कि कंडक्टर में कहीं से आई करंट एंटर करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस V जनरेट हो जाता है? ओम्स लॉ के समय पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, पढ़ा है ना ये? यस सर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, चार्ज मूविंग है, तो वो बातें भूल जाए हम। और यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, मतलब ये इस जगह का पोटेंशियल मैंने बोल दिया VA, इस जगह का पोटेंशियल मैंने बोल दिया VB। कौन बड़ा होगा, VA बड़ा होगा या VB बड़ा होगा? बताओ। VA। हम ओम्स लॉ के समय देख चुके हैं, जहां से चार्ज एंटर करता है, जहां से करंट एंटर करता है वो हाई पोटेंशियल, उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर निकलता है लो पोटेंशियल और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V। तो अगर मैं यहां तक की बात करूं तो VA इज ग्रेटर देन VB एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने V से डिनोट कर दिया है, VA माइनस VB। एंड सपोज ये पॉजिटिव है। सपोज क्या होता है, मैं दिख ही रहा है कि करंट उधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव है। क्या कंडक्टर की बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कि नहीं, ये बताओ आप, इस बात का जवाब दो। बोलिए, क्या कंडक्टर की बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हुआ करता था। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब एक फील्ड भी होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहां पे कोई फील्ड होगा। कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, छोड़ो उसको, भूल जाओ। इलेक्ट्रॉन इधर आना या चार्ज उधर जाना, पॉजिटिव चार्ज, बात तो एक ही है करंट के हिसाब से। बाई कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन में आप ये मान सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, या नेगेटिव चार्ज उससे अपोजिट मान सकते हो। तो मैंने यूं माना कि पॉजिटिव चार्ज है कोई, वो यहां से यहां निकला है, उसे यहां से यहां पहुंचने में कुछ टाइम लगा। सपोज डेल्टा क्यू कोई अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो यहां से यहां आने में जो टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है? डेल्टा टी, टाइम टेकन बाई डेल्टा क्यू। अब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इसलिए कि वो करंट की डायरेक्शन में आपने माना है, टू मूव फ्रॉम A टू B। A से B तक जाने में इस डेल्टा क्यू चार्ज को डेल्टा टी टाइम लगा। तो आप बताओ कि आप करंट लिख सकते हो? करंट कितना होगा इनकी टर्म्स में? करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम होता है।
तो आई कितना हो गया हमारा, आई कितना हो गया, बोलो भाई बोलो, बोला करो, ऐसे चुप ना रहा करें, बोलिए आई कितना हो गया। हाँ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बोल दो, यहाँ पे एक ही बात है, छोटे ही है। तो आई हमारा हो गया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इसकी टर्म्स में। क्लियर। अच्छा अब यूं बताओ, एक कोई क्यू चार्ज अगर वी पोटेंशियल वाली जगह पे होता है तो उस जगह उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी होती है, पढ़ा हुआ हमने कभी पहले। अगर एक क्यू चार्ज वी पोटेंशियल वाली जगह पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है क्यू इंटू वी, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। तो जब ये डेल्टा क्यू चार्ज ए पे था तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी एट ए थी वो थी डेल्टा क्यू इंटू वी एट ए, और जब ये डेल्टा क्यू चार्ज यहां पहुंचा, उधर निकला, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा क्यू इंटू वी एट बी। तो मुझे ये बताओ यहां से वहां जाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है कि ज्यादा हुई है? यहां से वहां जाने में उसकी कम। क्यों कम? क्योंकि डेल्टा क्यू तो पॉजिटिव है और वी ए बड़ा है, वी ए बड़ा है, तो यहां दिस इज अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज्ड, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, पीईबी माइनस पीईए, पीईबी माइनस पीईए करोगे तो डेल्टा क्यू आपका कॉमन आया और अंदर बचेगा वीबी माइनस वीए, लेकिन वीबी माइनस वीए तो नेगेटिव है क्योंकि वीए माइनस वी भी पॉजिटिव है, तो वीबी माइनस वीए को मैं माइनस वी लिख सकता हूं यहां, क्या हम वीबी माइनस वी को माइनस वी लिख सकते हैं क्या, बताओ? है ना? तो ये आपका आ गया डेल्टा क्यू इंटू माइनस वी, और डेल्टा क्यू कितना, डेल्टा क्यू यहां लिखा था हमने, अगर मैं यहां देखूं तो डेल्टा क्यू कितना आया, आई इंटू डेल्टा टी। जब मैंने ये चीज इसमें पुट की तो मेरा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ रहा है, एक तो माइनस साइन आएगा, वो है ही, और जब ये इसमें पुट करोगे तो आ रहा है v इंटू आई इंटू डेल्टा टी। क्या ये इक्वेशन समझ आई क्या, पहली इक्वेशन? एक बार बताओ क्या यहां तक ये इक्वेशन समझ आ रही है जो मैंने अभी बोला है? यस कि एक कंडक्टर के अंदर अगर आई चार्ज, आई करंट फ्लो कर रहे, v पोटेंशियल डिफरेंस तक किसी चार्ज को चलने में पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होती है, और कितनी होती है, माइनस वी इंटू आई इंटू डेल्टा टी। ये थोड़ी सी देर एक्सप्रेशन वाला काम है, अभी बड़ा अच्छा लॉजिक सा आगे चलना है इस क्लास में। तो आप सबसे पहले आप यहां तक ये नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट वेट करता हूं, आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? हाँ भाई ये बताओ, यहां तक हुआ आपका, नोट हो गया?
सर। तो इससे हमें एक बात समझ आती है कि जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, V पोटेंशियल डिफरेंस जितनी दूर में हो चुका है, वहां तक कोई चार्ज निकल के गया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज होती है। देखो आपने एक और चीज पढ़ी होगी, स्टेबिलिटी की तरफ जब चीज चलती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। आप कोई बॉल को छोड़ दो, छोड़ते हुए अपने आप ऊपर जाती है, नीचे आती है? नीचे। नीचे। नीचे आएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती है कि ज्यादा होती है? कम। कम। समझ रहे हो? अपने आप कोई चीज होने लग रही है तो वो कम की तरफ जाती है। समझ गए हो ना? ये चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो ये करंट आगे जा रहा है, करंट आगे जा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की लगातार क्या होने लग रही है? डिक्रीज होने लग रही है। समझ आया यहां तक? ठीक है। उसके बाद बढ़ू ना आगे, अगर नोट हो गया तो। सर एक वायर में हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है? नहीं रहता। कौन सी वायर में? रजिस्टिव वायर में या परफेक्ट कंडक्टर में? क्या मैंने नहीं करवाया जे बराबर सिग्मा ई के समय इस तरह की बातें? यस सर। ध्यान आ गया? बड़े अच्छे से उसमें लिखवाए थे अलग अलग पॉइंट्स। ठीक है, चलो देखो तो अभी इधर सुनो। मैं फिर से पूछता हूं, ये क्लियर है तो मैं कुछ आगे बढ़ूं अब इसको हटा के मिटा के। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, आप किसी बॉल को छोड़ देते हो, नीचे आने पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लेकिन बदले में कौन सी एनर्जी बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा ही कुछ यहां भी होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहां भी होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा हटाता हूं। देखो, सिंस E इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वर्ड ही इसलिए आया है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी should appear as loss in potential energy should appear as gain in kinetic energy। जितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। या आप यूं देखें भाई एनर्जी कंजर्वेशन, इस तरह देख लीजिए आप भाई एनर्जी कंजर्वेशन। मैं ये लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। लगा सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए मैंने मिटा दिया, डेल्टा क्यू इंटू वी ए, के ई एट ए जो भी था। पोटेंशियल एनर्जी एट बी डेल्टा क्यू इंटू वी एट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट बी जो भी ये है। तो यहां से मैं अगर के ई बी माइनस के ई ए निकालूं, के ई बी माइनस के ई ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो आएगा डेल्टा क्यू इधर गया और ये वी भी इधर आएगा, तो ये बनेगा वी ए माइनस वी बी। क्या ये इक्वेशन देखो एक बार, क्या इक्वेशन आपको समझ आ गई है क्या? बताओ। हाँ भाई, क्लियर है ये? इसको मैं लिखता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं डेल्टा के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू डेल्टा टी, और ये आपका है वी, ये आपका है वी, तो ये आपका आ गया वी इंटू आई इंटू डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में जितनी, हाँ जी कोई बोल रहा है? देखो इधर, पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी आई थी, क्या एग्जैक्टली उतना ही काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी आ गई कि नहीं मूविंग चार्ज में? यस सर। नोट कीजिए, अभी चलना है टॉपिक आगे, नोट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, इतना नोट कीजिए आप, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अंदर को टक्कर हो गया? नो सर। कोई नहीं, लिख लीजिए आराम से। क्या आपके पिछले लेक्चर में भी पार्टिसिपेंट्स इतने ही थे? पिछले लेक्चर में? यस सर। अच्छा ठीक है। मतलब पहले हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी में क्या कमी आई, उसके बाद हमने निकाला कि काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़नी चाहिए, और वो दोनों सेम आ रहे हैं, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। मुझे लगता है लिख लिया होगा शायद। यस सर। ठीक है, लेकिन अब एक सच्चाई हमारे सामने है। हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड तो 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। मतलब वो तो एक कांस्टेंट सी है ना, एक एवरेज स्पीड से वो ड्रिफ्ट करते हैं। हाँ, तो फिर ये कहाँ गई? क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की? रेस्ट मास ना, मैं बताता हूँ। आपने एक बॉल छत पे से छोड़ दी, एक बॉल छत पे से छोड़ दी, पहले भी कभी एग्जांपल लिया होगा। वो जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एक बॉल आपने पैड में गिरा दी, सीढ़ियों में गिरा दी, जब वो नीचे पहुंचती है तो क्या बहुत आराम से पहुंचती है कि नहीं? क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ी उसकी? नहीं बढ़ी, और पोटेंशियल में कमी होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी नहीं और पोटेंशियल में कमी होगी, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बावजूद वहां एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली यहां भी ऐसा ही है, वहां सीढ़ियों से टक्कर होती है, यहां किससे टक्कर होगी? मूविंग चार्ज की। किससे टक्कर होगी मूविंग चार्ज की? इलेक्ट्रॉन तो खुद मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज की टक्कर किससे होगी? जो फिक्स्ड एटम्स हैं, फिक्स्ड आयंस हैं, एटम्स की जो आयंस हैं उनसे। समझ गए हो? देखो अगली चीज सुनिए, आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझते चलें। बट टक्कर तो इलेक्ट्रॉन या आयंस दोनों से हो सकती है। टक्कर तो किसकी किससे? जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिक्स्ड आयन से, दोनों से। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, समझ गए हो? रैंडम मोशन करंट वरंट में फर्क नहीं डालता, दोनों ड्रिफ्ट एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो उनकी टक्कर हो भी गई तो उनसे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। मेन चीज है फिक्स चीज से टक्कर हो, एक बड़ी और फिक्स चीज से टक्कर हो, चलती हुई अपनी जैसी चीज से टक्कर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बड़ी और फिक्स चीज से टक्कर हो तो फर्क पड़ेगा। ठीक है? ठीक है भाई? यस सर। But the moving charge collides with the fixed atoms. Collide with the fixed atoms. So they drift with a steady speed. So they drift with a steady speed. So डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होता है, जबकि होना चाहिए था इतना। तो फिर ये एनर्जी गई कहाँ? ये एनर्जी गई कहाँ? ड्यू टू कोलिजन्स, द थर्मल एनर्जी ऑफ फिक्स्ड एटम्स, जो आपके फिक्स्ड एटम्स थे उनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है बाई वी आई डेल्टा टी। वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं,
उनमें वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं आयंस में, और उससे उनकी थर्मल एनर्जी इतनी इंक्रीज कर जाती है जितनी की काइनेटिक एनर्जी मूविंग चार्ज की बढ़नी चाहिए थी, उसकी बजाय वो थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। और जब भी किसी मैटर की थर्मल एनर्जी बढ़ती है, सो टेम्परेचर ऑफ ये जो भी है कंडक्टर, थर्मल एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखो कंडक्टर तो हाई टेम्परेचर पे हो गया, सराउंडिंग अब थोड़ा लो टेम्परेचर पे होगी। जब भी एनर्जी हाई टू लो टेम्परेचर अपने आप जाती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसको क्या नाम देते हैं? कौन सी एनर्जी है वो? कौन सी एनर्जी होती है वो? जब भी एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अपने आप जाती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, क्या नाम देते हैं उस एनर्जी को? हीट एनर्जी। हीट वर्ड और कहीं भी यूज नहीं करते हैं, केवल तभी यूज किया जाता है। दिस flowing energy from the conductor to the surroundings, from the conductor to the surroundings due to temperature difference shows the conductor heated। और इससे यूं लगता है कि कंडक्टर गर्म हो गया है, इससे यूं लगता है कि कंडक्टर गर्म हो गया। ये 2-3 लाइनें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई, कि ये किस तरह से एनर्जी कहां से कहां जा रही है, ये चीजें अपनी लिखिए आप इसमें। हो गया? लिख लिया ना? ठीक है। तो अब जो एनर्जी डिसिपेट हो गई है, हीट के रूप में जा रही है, मतलब एनर्जी, हाँ ठीक है लिखो, कोई नहीं। हीट के रूप में जो एनर्जी जा रही है, एनर्जी डिसिपेटेड है। तो अब अगर मैं आगे बढ़ूं यहां पे, जो एनर्जी डिसिपेट हुई है, डिसिपेट मतलब वो वेस्ट हो गई है या हीट के रूप में चली गई है बाहर, अब वो इलेक्ट्रिकल नहीं रही है, वो आपके पास आ गई वी आई डेल्टा टी। एनर्जी डिसिपेटेड आई वी आई डेल्टा टी। अच्छा, ये सब होने में जो टाइम लगा है दैट इज डेल्टा टी। इसका मतलब पावर डिसिपेटेड कितनी होगी? पावर डिसिपेटेड, भाई पावर बाय डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना? तो जो पावर डिसिपेटेड आई वो आई वी आई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी गया। और क्या आप 10th क्लास से फॉर्मूला पढ़ते आए हैं कि नहीं? P इज इक्वल टू वी इंटू आई। क्या फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में? यस सर। लेकिन मुझे लगता है इसका प्रूफ तो नहीं किया होगा 10th में, बस वो सीधा याद करते आए होंगे भाई पावर होती है वी इंटू आई, इस तरह से, है ना? नहीं सर, प्रूफ ठीक हुआ। प्रूफ कैसे किया था तो एक बार मुझे बताओ, चलो आप थोड़ा सा, क्योंकि 10th में ना तो थर्मल एनर्जी का जिक्र होता है ना इस तरह का कोई एनर्जी कंजर्वेशन होता है, तो इसका प्रूफ किया कैसे था ये बताओ, वी इंटू आई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, 10th क्लास में हम वो डायमेंशनल ही प्रूफ कर जाते हैं, केवल एक हल्का सा डायमेंशनल प्रूफ, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम और इस तरह से।
वहाँ ये क्लैरिटी नहीं आती है बिल्कुल भी कि ये कौन सी एनर्जी है, किस में कन्वर्ट हो रही है, कहाँ से क्या पावर है। ठीक है, तो अभी ये ढंग से आपके अगर किसी सीबीएसई एग्जाम में अगर आए तो ये अच्छे से लिख के आना। पहले तो ये नोट कीजिए P बराबर V इंटू आई, यहाँ तक। अब ये नीचे वाला मैं हटाता हूँ। चले भाई आगे बढ़े। यस सर। देखो अब मान लो आपके पास कोई रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस दी है R, ये सिंबल होता है हमारे रजिस्टर का। रेजिस्टेंस आपको दी गई है R और इसमें करंट जा रहा है I, और मान लो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है दैट इज V। तो भाई ओम्स लॉ एक्सप्रेशन, अगर आप ओम्स लॉ वाला एक्सप्रेशन यूज करें तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V बाई आर। तो इसमें जो पावर डिसिपेट हुई होगी उसके तीन तीन एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रहे हैं। जो पावर हीट के रूप में गई P इज इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन वो रहा V इंटू आई। अगर मैं V की जगह आई आर रख दूं, V की जगह आई आर, क्या बन गया? आई स्क्वायर आर। और अगर मैं I की जगह V बाई आर रख दूं तो क्या बन गया? वी स्क्वायर बाई आर। V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर। यानी कि ये जो है हमारा, दिस इज कॉल्ड, इसको ओहमिक लॉस भी बोल देते हैं क्योंकि हीट के रूप में ये लॉस हो रहा है। ये काम भी आता है हमारे, आप इसको एनर्जी को यूज कर रहे हो लाइट हीट के रूप में तो ये काम भी आता है। तो लॉस ही नहीं है, हमारे काम का भी है, ओहमिक या पावर लॉस इन द रजिस्टर जिसमें करंट जा रहा होगा। तो ये चीज आप नोट कीजिए। भैया आप प्लीज आराम से चीजें नोट कीजिए और कुछ गड़बड़ ना करें बीच में। विनीता आपने कुछ मैसेज किया था क्या? यस सर। क्या किया था? अब तो डिलीटेड है तो दिख ही नहीं रहा क्या था। सर वो अटेंडेंस के लिए बोल रही थी। मतलब आपने जब फीस पार्टिसिपेंट्स का तब क्लास में नहीं किया, मैंने लेट ज्वाइन की थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं करूँ कंटिन्यू आगे? ठीक है कोई नहीं, वो अटेंडेंस वहाँ पे हो जाती है, आपकी स्कूल में हो जाती है। मैंने शुरू में वैसे ही देख लिया था भी कितने कितने नहीं। अब देखो ये जो पावर लॉस है असल में लॉस नहीं, ये तो हमारे काम की भी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल हम जिक्र करें एक दो चीज़ों का, आजकल तो ये CFL LED ये सब चीज़ें यूज होती हैं। पहले कुछ साल पहले घरों में वो बल्ब होते थे जिनको हम लट्टू भी बोल देते थे। What is the technical name of लट्टू? बताओ, जिसको बल्ब या लट्टू जो भी आप बोलते हैं उसका टेक्निकल नेम क्या होता है? उसको बोलते हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। वो जो आपका बल्ब होता था उसको आप बोलते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। ये जो हम अक्सर इस तरह से दिखा देते हैं, ये बल्ब है। अब इसमें जो कोयल है इसकी फिलामेंट बोल दो, कोयल बोल दो, कोयल बोल दो। हेडिंग डालनी है क्या? हेडिंग बनानी है? ना हेडिंग बनानी, मैं क्या बता रहा हूँ, हेडिंग अलग नहीं चल रही, वही चल रहा है काम। आपने वो लिखा था ओहमिक लॉस या पावर लॉस?
यस सर। तो वहां पे एक लाइन आप ये लिख दो, दैट पावर लॉस इज एक्चुअली यूजफुल फॉर अस। दैट पावर लॉस इज एक्चुअली यूजफुल फॉर अस, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पावर का लॉस है, लेकिन वो किसी और पावर के रूप में हमें बाहर मिल रहा है, किसी और एनर्जी के रूप में बाहर मिल रहा है। तो मैं उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, कोई अलग हेडिंग नहीं। तो ये जो इनकैंडिसेंट लैंप होता है, जब इसमें करंट फ्लो करता है, देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये अक्सर इस तरह के मटेरियल से मिलके बने होते हैं, सुना होगा 10th क्लास में ये मटेरियल का नाम, ठीक है। जब इनमें करंट आता है तो इनमें अच्छा खासा पावर लॉस होता है, अच्छी खासी हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है। हीट मतलब इसका टेम्परेचर काफी राइज कर जाता है। टेम्परेचर ऑफ कोयल rises very much due to that ohmic loss। उस ohmic loss के कारण कोयल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाता है। अच्छा जी, फिर उससे क्या होता है? द कोयल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोयल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है। तो क्या ये मेल्ट करेगा? मेल्ट तो ये कर नहीं पाएगा। तो द कोयल रीचेज द कंडीशन ऑफ, एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाती है जिसको बोल देते हैं इनकैंडेसेंट। कंडीशन ऑफ इनकैंडेसेंट मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इस इनकैंडेसेंट का मतलब हीट एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। भाई जब कोई चीज बहुत गर्म हो जाए, और वो पिघले ना तो वो चमकने लगती है। इसका उदाहरण देता हूं मैं, यही होती है इनकैंडेसेंट कंडीशन। आयरन थोड़ा गर्म है, लोहा थोड़ा गर्म है, क्या आप देख के बता देते हो गर्म है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको टच करके पता लगता है गर्म है। लेकिन अगर आयरन ज्यादा गर्म है, क्या सुना है रेड हॉट आयरन? यस सर, सुना है। तो वो जो लोहार वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं, तो आपने देखा भी होगा, क्या उसे देख के नहीं पता लग जाता कि ये बहुत गर्म है? यस सर, रेड हो जाता है। हाँ, तो ऐसी बल्ब हैं, ये इतने गर्म हो जाते हैं, मेल्ट होते नहीं, इतने गर्म हो जाते हैं कि ये चमकने लगते हैं, ज्यादा लाइट एनर्जी के रूप में बाहर आने लगती है। बल्ब का मेन काम क्या है? हीट एनर्जी देना कि लाइट एनर्जी देना? लाइट। बल्ब हम इसलिए तो ऑन करते नहीं कि भाई रूम में बहुत ज्यादा ठंडक हो रही है, चलो थोड़ी देर बल्ब ऑन कर दो, वो तो रोशनी के लिए लिया जाता है। तो ये इनकैंडेसेंट के लिए ये वाली जो ओहमिक लॉस था ये हमारे काम आ रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, एक लाइन लिखवा के। अच्छा, मैं नाम पे आया, ये IL है, इनकैंडेसेंट लैम्प IL। जो ये हमारी बड़ी ट्यूबलाइट होती हैं, ट्यूबलाइट जिसे हम बोलते हैं, बड़ी वाली लंबी वाली, उनका टेक्निकल नेम क्या होता है बताओ? जिसको आप लंबी ट्यूबलाइट्स बोल देते हैं, उनका टेक्निकल नेम होता है फ्लोरेसेंट लैम्प। अब मैं जा नहीं रहा इनकी डिटेल में, बस आपको नाम बता रहा हूं। लेकिन क्या उसको फ्लोरेसेंट लैम्प बोलते हैं कि ट्यूबलाइट बोलते हैं? क्या बोलते हो आप अक्सर? क्या बोलते हो, फ्लोरेसेंट लैम्प या ट्यूबलाइट, क्या बोलते हो? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट। लेकिन इसका जो छोटी फॉर्म होती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म, उसको पता नहीं क्यों लेकिन सभी लोग सही बोलते हैं। ये सुना आपने जो मैंने लिखा है यहाँ? यस सर। CFL सुना है ना? CFL देखो मेरे पास रखी भी होगी CFL, ये रही। ये क्या है? क्या ये CFL है कि नहीं बताओ? यस सर। CFL की फुल फॉर्म आ रही है अब समझ? क्या बनेगी CFL की फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। हाँ, तो भाई पता नहीं क्यों इसको लोग सही बोलते हैं। अगर इसको CFL बोलते हैं तो लंबी ट्यूबलाइट को FL बोलना चाहिए और बल्ब को IL बोलना चाहिए। लेकिन इसको कोई छोटी ट्यूबलाइट कोई नहीं बोलता। पर चलो ठीक है, ये इनके टेक्निकल नेम्स हैं। तो आप ये बात भी उसमें ऐड कर लें कि कहाँ पे ओमिक लॉस जैसे यूज हो जाता है, तो वो पॉइंट मैं आपको बता रहा था। लिख लीजिए प्लीज ये भी।
हो गया नोट? यस सर। ठीक है, देखो टॉपिक वही चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। बीच में ओमिक लॉस वर्ड आया, उसका एग्जांपल, उसका यूज हमने देखा। वो लाइन आपने ऐड कर दी होगी ना, वो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, अब इसके बाद उसी टॉपिक में एक और हेडिंग, शॉर्ट हेडिंग, सब हेडिंग, कि ये जो पावर आ रही है बाहर लाइट के रूप में जा रही है, तो ऐसे आती कहां से है? तो अगला सवाल ये बनता है कि वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम? भाई ऐसा क्या है, कहां से पावर आ रही है जो हमें लाइट के रूप में मिलती जा रही है, ये सब होता जा रहा है। वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम? इलेक्ट्रिसिटी को दिया। बताओ कहां से आती है? देखो और तो कोई तरीका ही नहीं है, इसका तरीका ये होता है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। कोई ना कोई एक एक्सटर्नल सोर्स होगा जहां से पावर आ रही होगी। अब वो एक्सटर्नल सोर्स के मैं एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल है सेल या आप कहें बैटरी, दूसरा एग्जांपल अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब जनरेटर, नाम सुना है 10th में, जनरेटर पढ़ा भी होगा आपने 10th क्लास में, पढ़े ना, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, ये सब। डीसी जनरेटर को बोल देते हैं डायनामो, और एसी जनरेटर को बोल देते हैं अल्टरनेटर। ये अक्सर ये नाम यूज कर दिए जाते हैं। तो देखो सेल या बैटरी, अभी हम सेल की डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और वैसे मैं एक बात बताऊं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट अब सिलेबस में नहीं है पिछले 20 साल से, तो उस पर तो हम बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें सीखेंगे इस चैप्टर में कि ईएमएफ क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन अभी नहीं। ये कोई सेल है, इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड जो हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इसके अंदर दो मेटल की रोड्स डली होती हैं, अलग अलग मेटल्स की, जैसे जिंक और कॉपर, इस तरह से। these are two rods of different metals। अलग अलग मेटल्स की दो रोड्स होती हैं। बाहर कोई भी लोड है, बाहर आपने कोई भी बल्ब लगा दिया, कुछ और लगा दिया, अभी पता लगा था हमें कि ओहमिक लॉस हो रहा था, वो पावर इसको मिल रही थी जो लाइट में जा रही थी, वो पावर आ कहां से रही है? तो इसमें एक इलेक्ट्रोड, जैसे एक साइड ये है सपोज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इन रोड्स को बोल देते हैं, और एक साइड है नेगेटिव। यार थोड़ा बहुत बैटरी के बारे में शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, एनोड कैथोड इस तरह की बातें आती होंगी ना वहां पे, है ना। तो यहाँ तो हम बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ईएमएफ क्या होता है वो सीखेंगे आगे। अब एक करंट मेंटेन हो जाता है, तो इसको जो एनर्जी मिल रही है, इस बल्ब को जो एनर्जी मिल रही है, जो हीट लाइट के रूप में निकलती जा रही है एनर्जी, वो आ कहां से रही है? वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम? तो इस एग्जांपल में क्या होता है कि बैटरी के अंदर एक केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है, दरअसल वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल में। फिर इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रही है थर्मल में, और थर्मल कन्वर्ट हो रही है हीट एंड लाइट में। समझ गए हो? समझ में आया क्या हो रहा है क्या नहीं इसमें? ठीक है। अब वो बैटरी के अंदर क्या रिएक्शंस हैं वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। या फिर दूसरा सोर्स जैसे जनरेटर, अल्टरनेटर, थोड़ा अगर डायग्राम याद आए 10th क्लास का, कुछ ऐसा होता था, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, यहाँ बीच में कोई एक आर्मेचर कोइल होती थी। क्या कह रहे हो? बीच में एक आर्मेचर कोइल होती थी, वो कोइल जो है वो टर्न करती थी, उस पर रिंग्स होती थी, स्लिप रिंग्स। अभी आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, आगे आएगा, ये टॉपिक अलग से आएगा। वहां पे दो ब्रशेज होती थी। ये पूरा डायग्राम रटने की जरूरत नहीं है अभी इस चैप्टर में।
और यहाँ पे आप कनेक्ट करते थे आपका लोड, जैसे वही बल्ब मैंने कनेक्ट कर दिया R, और इसमें धीरे धीरे हीट एंड लाइट बनती जा रही है, एनर्जी निकलती जा रही है। तो वो आ कहाँ से रही है? आप इसको घुमाते थे कुछ भी पेट्रोल डीजल यूज करके, जैसे भी। तो इसमें अल्टरनेटर में क्या होता था कि जो आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दरअसल वो कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल में, फिर वो लोड में जा रही है, लोड की थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, देन वो हीट एंड लाइट या जो भी आपको चाहिए उसमें कन्वर्ट हो रही है। तो वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम? क्या ये समझ आ गया आपको दो एग्जांपल से? ठीक है, नोट कीजिए, ये लिख लीजिए ढंग से उसी हेडिंग के साथ, और अगर इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, नहीं तो अपना नोट कीजिए। कर लिया सर। ठीक है, मिटा दूं? लिख लिया हो तो सभी ने? 1 मिनट से। ठीक है लिखिए। बता देना हो जाए तो। हो गया। ठीक है, टॉपिक अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है वो। इवन एनसीईआरटी का वो एक पेज भी पूरा नहीं हुआ है। पेज मैंने खुलवाया था, लेकिन मैं यहाँ पे बुक रीडिंग नहीं करवा रहा हूँ, अभी लास्ट में देखेंगे वो काम। अच्छा, अब एक बार कोई हासी का स्टूडेंट जवाब दे। क्या इसमें हासी के स्टूडेंट हैं क्या? आरपी हासी के कुछ बच्चे? यस सर। ठीक है, क्या नाम आपका? क्या नाम है? अभी जो बोले उनका क्या नाम है प्लीज? सर सुमन। अच्छा सुमन, ये बताओ हासी कहाँ है? हिसार में? यस सर। हिसार डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ना हासी? तो आप तो उत्तरी हरियाणा में गए। मैं एक टॉपिक पे आ रहा हूँ, ऐसे ही फालतू का टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप तो उत्तरी हरियाणा में गए, हिसार तो ऊपर है थोड़ा। तो आपके पास आसपास जो आपने बिजली विभाग के ऑफिस देखे होंगे, भाई इसमें जो महेंद्रगढ़ के बच्चे हैं उन्होंने DHBVN सुना है नाम? DHBVN, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम। यस सर। तो मैं हासी वालों से पूछता हूँ, क्या उनकी साइड UHBVN है क्या? उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। यस सर। ठीक है, तो यहीं से हमारा अगला काम चलता है। देखना, एक बार समझना, एक बहुत अच्छा सा काम है। देखो, एक साइंस का स्टूडेंट, एक 12th क्लास का स्टूडेंट, वो 12th कर जाता है, BSc कर जाता है या BTech कर जाता है, और उसे लास्ट तक भी ना ये नहीं पता होता ये बिजली महकमा है, ये क्या है क्या नहीं। वो SDO तक लग जाते हैं, तब जाके पता लगता है। तो अब कुछ चीजें हैं जो हम रिलेट करके चलेंगे। मैं आपको इसी में अब एक चीज सिखा रहा हूँ, और मेरा ये लेक्चर होने के बाद मैंने ऊपर ये हेडिंग डाली, आप इसकी लाइन टू लाइन पढ़ के देखना कि क्या वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हर एक बच्चा, चाहिए हासी का हो, चाहे महेंद्रगढ़ से हो, कहीं से भी हो। अब हम एक नई चीज इसी में ऐड कर रहे हैं जो आपके इस टॉपिक में है, इसके अंदर सब हेडिंग्स बनती चलेगी। पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन की हिंदी होती है विद्युत प्रसारण। पावर ट्रांसमिशन, पावर कहीं जनरेट की गई और आपको यूज कहीं करनी है। आप बताओ, क्या
पावर प्लांट आपके घरों के पास है क्या? आपके घरों के पास ये जो बिजली घर है ये पावर प्लांट है कि सब स्टेशन है? ये केवल सब स्टेशन है, यहाँ बिजली बनती नहीं है। पावर प्लांट तो बाहर होते हैं, पहाड़ों में बना दिए या कोई किसी भी जगह बना दिया अपने आसपास भी, मतलब इस तरह से तो कहीं कहीं ऐसे बनाए जाते हैं। सुनो मैं यहाँ पे हरियाणा का एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आप सभी को समझ भी आ जाए चीज और आप सभी को याद भी रह जाए और हमें अपने आसपास पता भी रहे क्या है क्या है। हरियाणा में जो हरियाणा बिजली बोर्ड है, सबसे पहली जो कंपनी सरकार ने बना रखी है उसका नाम है HPGCL। HPGCL ये नाम आपको आसपास दिखता नहीं है। इसमें मेन चीज है पीजी। पीजी की फुल फॉर्म बताओ आप, सोचो क्या हो सकती है पीजी की फुल फॉर्म? पंजाब गुजरात। ओ भाई, मैं ऊपर यार क्या लिख के चल रहा हूं है? क्या लिख के चल रहे हम? हरियाणा। हेडिंग है पावर ट्रांसमिशन। मैंने कहा कि पहले बिजली बनाएंगे तभी तो आगे भेजेंगे, पहले बिजली बनाएंगे तभी तो आगे भेजेंगे। तो पंजाब गुजरात कहां से आ गया? पीजी की क्या फुल फॉर्म बनेगी? पावर जनरेशन। पावर जनरेशन, ठीक है। H फॉर हरियाणा। तो भाई ये जो पहली कंपनी है हमारी, इसको कहते हैं हरियाणा पावर जनरेशन। CL स्टैंड्स फॉर निगम। निगम को इंग्लिश में बोल देते हैं कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है ना। जैसे निगम विगम जो भी हैं, ये तो कंपनी की बातें अपनी, उन पे हमें नहीं जाना है। तो ये पहली चीज इसने बिजली बनाई, HPGCL ने बिजली बना दी। और असल में वो बिजली बहुत ज्यादा वोल्टेज पे नहीं बनती है, लो वोल्टेज पे ही बनती है। मैंने माना कि वो वोल्टेज है V1, परंतु इसने जो पावर जनरेट की, पावर जनरेटेड को मैं P0 बोल देता हूं। जो पावर इसने जनरेट की वो P0 बोल दिया। अब एक जो बड़ा अच्छा सा पॉइंट है यहाँ, वो क्या है सुनिए। इस बिजली को आपको कई मील दूर पहुंचाना होता है। हम पावर प्लांट्स के पास नहीं रहते हैं, हमारे घर इधर है। लो मैं हांसी और महेंद्रगढ़ दोनों लेके चलता हूं। ऊपर उत्तरी हरियाणा है, उसका कंपनी का नाम है UHBVN। नीचे दक्षिणी हरियाणा है, उसकी कंपनी का नाम है DHBVN। आएंगे अभी इन पे क्या है क्या नहीं। मुझे यहाँ से वहां बिजली पहुंचानी है। अगर आपने ऐसी भेज दी तो बहुत ज्यादा लॉस होगा, I2R लॉस होगा वायर्स में। कनेक्टिंग वायर की भी तो कुछ रेजिस्टेंस होती है, करंट ज्यादा जाएगा तो I2R लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। और वो तो पावर आदि तो रास्ते में ही नष्ट हो जाएगी, हमें तो बहुत कम मिलेगी। तो बिजली विभाग ने, इंजीनियर्स ने सोचा, इसका तरीका सोचा क्या, सुनिए। ये मैं थोड़ी जगह कम करूं, इधर लिखूं लो वोल्टेज V1। बहुत हाई वोल्टेज जनरेट नहीं होती है, लो वोल्टेज V1 जनरेट होती है। अब इनके पास एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। आपने अपने घरों के आसपास ट्रांसफॉर्मर देखे हैं क्या रखे हुए? यस सर। छोटे तो घर में मिल जाते हैं, लेकिन वो बड़े से जिनको टंकी भी बोल देते हैं वो सब। तो ये HPGCL के पास एक अलग तरह का ट्रांसफॉर्मर होता है, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इसी पावर को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इसी पावर को वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है ट्रांसफॉर्मर का। ये हम आगे एक यूनिट आनी है AC वाली यूनिट, उसमें पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो ये क्या करता है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज V1 को हाई वोल्टेज V2 में कन्वर्ट करता है। लेकिन पावर क्या रहती है, सेम पावर रहती है, बिल्कुल सेम। ऐसा क्या, इससे क्या फायदा मिला बताओ हमें, इससे फायदा क्या मिला? पावर का फॉर्मूला है V × I। पावर का फॉर्मूला है V × I। अगर पावर सेम है, वोल्टेज बढ़ गई तो करंट क्या होगा? अगर पावर सेम है और वोल्टेज बढ़ा दी इस ट्रांसफॉर्मर ने, तो मतलब बदले में करंट क्या कर दिया? कम कर दिया। और करंट अगर कम वायर में फ्लो करेगा तो I2R लॉस भी कम होगा। ये तरीका बिजली विभाग ने अपनाया। इसके बाद यहां से वहां तक का काम है पावर ट्रांसमिशन, बिजली जो बनी है उसको भेजना। लेकिन सरकार ने ये नाम हिंदी में रखा हुआ है,
और इस कंपनी का नाम होता है HVPN। HVPN की फुल फॉर्म दिख गई होगी, अब आपको बताओ HVPN की फुल फॉर्म हिंदी में नाम है, बताओ HVPN भाई। पावर ट्रांसमिशन की, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम। हाँ, पावर ट्रांसमिशन की हिंदी होती है विद्युत प्रसारण। तो ये बन गई इसकी हिंदी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम। और मुझे लगता है आपने अपने घरों के आसपास, अगर कोई बहुत छोटे गांव में नहीं है तो अपने घरों के आसपास HVPN का नाम भी सुना होगा या नहीं। जहां कहीं DHBVN या UHBVN का ऑफिस है, क्या उसके साथ HVPN देखा है क्या आपने? बताओ, कहीं भी आपने HVPN का बोर्ड देखा अपने गांव में, शहर में, या नहीं? अगर नहीं देखा है और आप थोड़े से भी एक कस्बे जैसी जगह में रह रहे हैं तो आप जरूर देखना, जहां DHBVN या UHBVN उसके अगल बगल वहीं पे HVPN का भी ऑफिस मिलेगा। तो इसका काम होता है इस बिजली को प्रसारित करना, भेजना। लेकिन जब ये बिजली को भेजता है तो कुछ तो लॉस होगा वोल्टेज का, कुछ एनर्जी का भी लॉस होगा, और यहां पे आके ये भी हाई ही रहती है, बहुत कम नहीं होती है। ये भी हाई वोल्टेज ही है V3, लेकिन V3 इज थोड़ी सी कम है V2 से, V2 से थोड़ी सी कम है। HVPN का काम ये था। अब इतनी हाई वोल्टेज हमारे घर में आ जाए तो क्या हमारे घर के जो इंस्ट्रूमेंट से काम कर पाएंगे अप्लायंसेस? बिल्कुल नहीं, खराब हो जाएंगे यार। एक दिन हमारे घर में 11,000 वोल्ट की सप्लाई आ गई थी, बाहर घर की सप्लाई से कोई 11,000 वोल्ट की लाइन टच कर गई, फ्रीज खराब हो गया, एक कंप्यूटर, एक टीवी, मतलब कुछ चीज़ों में बड़ा भारी नुकसान था। अच्छा, ऑन नहीं थी वो चीज़ें फिर भी ऑन होगी, ऐसा कैसे हुआ? ऑन नहीं थी फिर भी ऑन होगी, बटन थोड़ी ऑन हुए, वो अंदर ही जो एयर है ना, जो एयर गैप है वो कंडक्टिंग हो गया और करंट फ्लो कर गया, इस तरह का काम था। तो यहाँ पे दूसरा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, इसको बोला स्टेप अप। ये क्या बनेगा? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। ये क्या करता है? ये वोल्टेज को कम करवाता है। आपके घरों के आसपास जो ट्रांसफॉर्मर है वो सारे स्टेप डाउन है, सारे स्टेप डाउन होते हैं। अच्छा, ये ग्रिड वगैरह में किया जाता है काम, उत्तरी ग्रिड और ये सब होते हैं। उसके बाद इस बिजली को बांटने के लिए 2 कंपनीज बना रखी हैं। देखो, ये नाम आपका इंग्लिश में है PG, पावर जनरेशन, ये नाम हिंदी में कर दिया विद्युत प्रसारण। लेकिन विद्युत भी नहीं जानते भाई लोग, विद्युत भी नहीं जानते लोग, तो बिजली बोलते हैं कि नहीं बताओ हरियाणा में, ठीक है। और आम आदमी का काम इनसे बढ़ता है, आम आदमी का काम इनसे बनता है, UHBVN DHBVN से। कोई आपको कंप्लेंट देनी है, कोई बिजली में फॉल्ट है, तो आपको HVPN नहीं जाना, आपको HPGCL नहीं जाना, आपको इनमें जाना होगा। तो इसलिए इसका नाम ऐसा रखा कि आम आदमी की समझ में आए। तो ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये BV, मेन चीज इसमें ये BV है। BV मतलब BV की फुल फॉर्म बताओ। विभाग। अरे विभाग नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बोलो, बिजली, क्या लिखा है मैंने, दिख रहा है क्या लिखा है? वितरण। वितरण, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, बिजली वितरण निगम। और DH और UH से क्या बनता है? उत्तरी हरियाणा एंड दक्षिणी हरियाणा, ठीक है। आप एक बार ये बताओ, ये पूरा सब कुछ ये महकमा समझ आया क्या है क्या नहीं? यहां पे आते आते वोल्टेज कम हो चुकी होती है और ये लो वोल्टेज हो गई है, फिर दोबारा से V4। पहले वोल्टेज बढ़ाई और बाद में फिर कम की, तो ऐसा क्या था, ऐसा क्यों किया हमने? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पहले वोल्टेज बढ़ानी पड़ी और बाद में कम करनी पड़ी? क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ाई है और सेम पावर है तो जो लाइन करंट जाएगा, IL बोलते हैं लाइन करंट, IL हम बोलते हैं लाइन करंट। लाइन करंट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो इसका मतलब जो I2R लॉस है दैट इज ऑल्सो स्मॉल, और इस वजह से बहुत ज्यादा लॉस होता नहीं है, इसीलिए पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अब मैं आपको बताता हूं।
पिछले कुछ सालों में, एक बार तो जेईई एडवांस में पूरा कंप्रीहेंशन के साथ आ गया, एक बार आपके सीबीएसई पेपर में आ गया जो बोर्ड एग्जाम है, तो दोनों में एक एक बार ये चीज आ चुकी है। कैसे आई है उस पर मैं अभी चलूंगा। अगर मान लो इसमें पावर लॉस इन केबल निकालना हो तो उसकी वैल्यू कैसे लिखें हम? देखिए मैं अगर यहां लिखना चाहूं पावर लॉस इन द केबल्स, उसको मैं पीसी से डिनोट कर रहा हूं, तो पीसी को मैं लिख सकता हूं लाइन करंट स्क्वायर इंटू आरसी। आरसी स्टैंड्स फॉर आर केबल, केबल की रेजिस्टेंस। एक बार बताओ ये समझ आ रहा है? आई एल स्क्वायर इंटू आरसी। हाँ भाई बोलो, ये समझ आ रहा है कि आई एल स्क्वायर इंटू आरसी, ठीक है। और जो आई एल है, आई एल उसको मैं लिख सकता हूं जो पावर आपने जनरेट की पी नोट अपॉन वी एल। वी एल स्टैंड फॉर लाइन वोल्टेज, भाई पी बराबर वी आई से आई बराबर ये हो गया। तो आपका जो पावर लॉस बना, पावर लॉस दैट इज आई एल स्क्वायर और पी नॉट स्क्वायर एक आरसी है और डिवाइडेड बाई वी एल का स्क्वायर। जो पावर जनरेट कर दी आपने वो फिक्स है, पावर जनरेटेड फिक्स है, आरसी फिक्स है, जो केबल लगा रखी है वो फिक्स है। वीएल लाइन वोल्टेज हमारे हाथ में है, आप 11,000 वोल्ट की लाइन पे भेज रहे हैं, 1,32,000 किलो वोल्ट पे भेज रहे हैं, कितने पे भेज रहे हैं वो आपके हाथ में है। तो आप ये देखो पावर लॉस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वीएल स्क्वायर के। हाँ भाई बताओ समझ आया कि नहीं आया? बोलिए एक बार, ये क्लियर हो रहा है? ये इसका मतलब ये है, यहां से ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि पावर इज ट्रांसमिटेड एट, पावर इज ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई, जगह नहीं है इतनी लिखने की लेकिन मैं बोल रहा हूं वोल्टेज। आपने कभी ये देखा है कि जो ट्रांसमिशन केबल्स होती है खंभों के पास डेंजर सिग्नल बना के रखते हैं कि भाई इनके पास मत आओ, खेतों में लगे होते हैं, कई बार देखे हैं क्या? यस सर। वो इसीलिए लिखते हैं कि यार ये इतनी हाई वोल्टेज है, आप डेथ नहीं, आपका अंतिम संस्कार हो जाएगा, इतना फूंक देगी आपको, कुछ नहीं बचेगा, इतनी हाई वोल्टेज है ये। तो ये वाला पॉइंट आपके उस टॉपिक में ही है, आप पढ़ोगे, लेकिन आप पहले इसे नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए थोड़ा। हाँ जी सुमन, एक बार आप दोबारा लाइन पे आइए। सुमन फ्रॉम आसी, है ना आप क्लास में अभी या नहीं है? Yes, sir. ये बताओ ये समझ आ गया ये सारा कुछ क्या बताया मैंने अभी? Yes, sir. तो मैं ये कह रहा था, मैं यहाँ वाले बच्चों को स्क्रीनशॉट लगातार भेज रहा हूँ, आप उस ग्रुप में है नहीं आप लोग, तो अगर हासी वाले बच्चों को भी आज के लेक्चर के सारे स्क्रीनशॉट्स चाहिए तो आप में से कोई मुझे व्हाट्सअप करेगा और मैं उस पर भेज दूंगा, फिर वो अपने ग्रुप में शेयर कर लेना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करना क्लास के बाद, तो मैं आपको वो सारे चीज़ फिर आप ग्रुप में शेयर कर देना जो भी मैं भेज रहा हूँ। और दूसरी बात, ये अभी क्लास फिनिश नहीं हुई है, अभी तो और काम चल रहा है, पूरी होने के बाद मैं कहता हूँ बस ये एक टॉपिक पढ़ना, ये एक टॉपिक पढ़ना और ये लाइन टू लाइन रीडिंग करना कि क्या सारा समझ आया कि नहीं आया। हो गया नोट? बताओ। यस सर। ठीक है, अब मैं इस चीज को समझाने के लिए एनसीईआरटी का पेज नंबर चेंज करता हूं आपके लिए। आप
बाद में देख लेना, चाहे अभी खोल लो, पेज नंबर 268। एक बार नई बुक में देख के बताओ, क्या 268 पे एक्सरसाइज का लास्ट पेज है क्या वो, या कोई पेज नंबर तो चेंज नहीं हो गए हैं नई पुरानी बुक में? क्या वहां पे क्वेश्चंस नंबर ये है क्या उसी पेज पे 7.25 एंड 7.26? यस सर। इसी, हाँ ठीक है, इसी पेज पे है तो बहुत अच्छा है। अब इसके थ्रू मैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। मैंने जो मिटाया अभी वो तो लाइन टू लाइन रीडिंग करना, लेकिन अब आप ये सीखिए। चलो देखो, भाई हास्य वाले बच्चों के पास भी एनसीईआरटी बुक तो होगी घर पे, यस सर। तो ये बुक खोलिए, पेज नंबर खोलिए 7.25 देखिए। देखो, और मैं आपको बताऊं जेईई एडवांस में यही क्वेश्चन थोड़ी वैल्यू चेंज होके 2013 या 14 की बात है, जेईई एडवांस में कंप्रीहेंशन बन के आया, एक साथ 5 सवाल, कितना स्कोर बढ़ा देते हैं एक साथ 5 सवाल। अगर आपको ये सब चीज अच्छे से क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से करे होंगे। पर अभी तो हम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही वो था जेईई एडवांस का। A small town with a demand of 800 किलोवाट of electric power। मिल गया मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ? हाँ भाई मिल गया मैं कौन सी लाइन पढ़ रहा हूँ? यस सर। ठीक है। A small town with a demand of 800 किलोवाट of power। पावर डिमांड दे दी, कस्बे की पावर डिमांड, तो पावर जनरेशन दिया है या उधर के ही दिया है? किधर का पावर है? टाउन उस साइड है कि जनरेटिंग साइड है? टाउन किधर होगा? राइट साइड। ये इधर। यानी कि आपको पावर डिमांड दे दी है टाउन की, और कितनी दे दी है पावर डिमांड? 800 किलोवाट। पावर डिमांड आपको दे दी 800 किलोवाट। ठीक है, कितने वोल्ट पे पावर आ रही है उस गांव में, कस्बे में? वोल्टेज वहां कितनी है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पे पावर आ रही है। आगे देखो, सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लांट। भाई ये दूरी कितनी है यहां से, यहां प्लांट से लेके और कस्बे तक की डिस्टेंस? ये जो आपकी पूरी डिस्टेंस है ये कितनी दी है? 15 किलोमीटर। और प्लांट पे वो जो वोल्टेज है वो कितनी है? जो बिजली बन रही है, लो वोल्टेज होती है वहां भी, कितनी है? पढ़ के बताओ क्वेश्चन से। प्लांट पे जो बिजली बन रही है वो कितनी वोल्ट पे है? 440 वोल्ट। 440 वोल्ट। यानी कि आपको V1 दे दिया 440 वोल्ट, इस क्वेश्चन में V1 दे दिया 440 वोल्ट, और ये जो V4 था, V4 दे दिया 220 वोल्ट। दूरी दे दी 15 किलोमीटर। पावर जो टाउन को चाहिए वो 800 किलोवाट। ठीक है, आगे सुनते हैं, अब आगे देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर लाइन। 2 वायर लाइन है, यहां से वहां 2 वायर लाइन जा रही है, और उसकी रेजिस्टेंस दी है कितनी? 0.5 ओम पर किलोमीटर। इस एक चीज से आप आरसी निकाल लोगे, इस एक चीज से आप रेजिस्टेंस ऑफ केबल निकाल लोगे, केवल इस एक लाइन से रेजिस्टेंस ऑफ केबल निकाल लोगे। 1 किलोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर की 0.5। 15 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर लेंथ होगी। 1 वायर लाइन है कि 2 वायर लाइन है? 2 वायर। 2 वायर लाइन का मतलब है कि ये दूरी आपको डबल लेनी है, 15 गुना 2 30 किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर का 0.5 ओम रेजिस्टेंस है तो 30 किलोमीटर का कितना हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर 15 ओम। हाँ, आरसी आपका हो गया 0.5 ओम पर किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर। तो यानी कि आपको आरसी भी मिल गया। आरसी कितना मिला? 15 ओम। आपको आरसी मिला 15 ओम। ठीक है, उसके बाद सुनो, मैं तो अभी सवाल शुरू नहीं हुआ है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उन पे चल रहा हूँ। 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 15 किलोमीटर, 800 किलोवाट, और ये निकाला 15 ओम। ये कहते हैं द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू ए 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये कोई सबस्टेशन होगा, तो उस पे 4000 से 220 वोल्ट बन रही है। 220 तो V4 हो गया, तो क्या हमें V3 दे दिया उन्होंने? क्या इस सवाल में V3 दे दिया इन्होंने? कितना कितना? 4000 वोल्ट। V3 आपको दे दिया 4000 वोल्ट। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद बस
भाई जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, हर एक बच्चे को ये चीज समझ आनी चाहिए कि टॉपिक तब क्लियर होगा इस सवाल के साथ। यहाँ वोल्टेज 220 वोल्ट, यहाँ 4000 वोल्ट, यहाँ का पता नहीं, यहाँ 440 वोल्ट, ये तो वोल्टेज होगी। जो लेंथ दे रखी थी उससे हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया RC 15 ओम, इधर की पावर पता नहीं, उधर की पावर पता है 800 किलोवाट। इतनी जानकारियों के साथ हम ये सवाल शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के रूप में कितनी पावर लॉस हुई है, मतलब वही ओहमिक लॉस जो हम बोल रहे थे वो आपको निकालना है। कैसे निकाले बताओ? लाइन पावर लॉस, अगर मेरे पास IL आ जाए तो आ गया लाइन पावर लॉस। हाँ भाई बोलो, अगर IL आ गया तो पावर लॉस आ गया। RC है ना आपके पास पहले से ही। IL या तो इधर से निकलेगा या इधर से निकलेगा। इधर की ना तो पावर दे रखी ना इधर की वोल्टेज दे रखी, तो उधर चलो। इधर की पावर दे रखी है, इस साइड बिल्कुल दे रखी है। टाउन में कितनी पावर जा रही है? 800 किलोवाट। और क्या इधर की वोल्टेज दे रखी है, लाइन वोल्टेज? बोलो, क्या इधर की लाइन वोल्टेज दे रखी है क्या? अरे ट्रांसफॉर्मर किस लिए दे रखा है, कितने से कितने में कन्वर्ट कर रखे, कितनी वोल्टेज है इधर? 4000। देखो लाइन करंट जब भी निकालना हो या तो इधर देखें या इधर देखें। इधर की वोल्टेज नहीं दे रखी ना इधर की पावर दे रखी, तो उधर चलो। उधर की वोल्टेज और पावर गिवन है, तो पहले बताओ आप लाइन करंट कितना आया, ये दिमाग में बैठाओ ये चीजें। यहां से लाइन करंट कितना आया, पहले हम ये 7.25 कर रहे हैं। लाइन करंट आपका होगा P/V 1/5। एक मिनट, P 800 किलोवाट है भाई, उसको कन्वर्ट करो किलो को 10⁻³ और अपॉन वोल्टेज है 4000। 30 से 30 ये गया, और बड़ा खतरनाक करंट आ रहा है। कितना करंट है? 200 एम्पियर। क्या ये समझ आया क्या? यस सर। ये बहुत खतरनाक करंट जा रहा है। अभी तो हमें करंट कम करना था, जो बात बनी नहीं। और अगर 200 एम्पियर है तो यहां से बताओ पावर लॉस कितना आया? पावर लॉस 200 का स्क्वायर, और RC आपका था 15, कितना आया बताओ? 15 गुना 4 60 2030, ये तो खूब जीरो होगी। 1 2 3 हटाओ, क्या 600 किलोवाट हो गया? 600 किलोवाट बताओ मुझे, क्या 600 किलोवाट हो गया कि नहीं? यहाँ समझ आया? तो यार ये बहुत ही खराब घटिया किस्म का सिस्टम है। आपके गांव में, शहर में, कस्बे में बिजली कितने वाट की पहुंच रही है? कितनी पहुंच रही है? 800 किलोवाट। 800। लेकिन रास्ते में वेस्ट कितनी होगी? 600 किलोवाट। ये कैसा, मतलब आपने जनरेट कितनी की थी बताओ? जनरेट कितनी की थी कि 600 वेस्ट होगी और 800 पहुंच गई? सम कर दो, पावर का सीधा सम होता है। हाँ, हमें ये पता लग गया कि यहाँ जनरेट तो की थी 1400 किलोवाट, लेकिन पहुंची है केवल 800 किलोवाट। अगर इस सिस्टम की एफिशिएंसी पूछी जाए, जो शायद नहीं पूछा है एनसीईआरटी ने, अगर इस सिस्टम की एफिशिएंसी पूछी जाए, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, आउटपुट कितना, यहाँ कितना मिला? 800 अपॉन इनपुट जो जनरेट की 1400 और गुना 100, तो ये लगभग 50% के आसपास जा रही है, तो बहुत कम है एफिशिएंसी। आप बताओ एक बार, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया? सेकंड पार्ट, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई। मुझे लगता है ये तो हमने कर ही लिया। क्या सेकंड पार्ट हमने लिख दिया कि प्लांट को कितनी पावर जनरेट करनी होगी? यस सर। कोई और एक्स्ट्रा लॉस नहीं मानना, ये कहता है कोई लीकेज लॉस वगैरह नहीं, बस केवल हीट लॉस मानना है। तो पता लग गया 1400 किलोवाट। थर्ड पार्ट, कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट। प्लांट पे जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा था वो कितने से कितने वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है? जैसे ये 4000 से 220 में कन्वर्ट कर रहा था, ऐसे ये 440 को कितने में कन्वर्ट कर रहा है? समझ आ गया क्या बताना है? यहाँ की वोल्टेज कैसे बताएं? यहाँ की वोल्टेज, वहां करंट कैसे निकाला था? P बराबर VI लगाया था आपने, P बराबर VI लगाया था, वही करंट इसमें है, वो तो लाइन एक ही है, वही करंट इसमें। इधर भी P बराबर VI करके यहाँ की वोल्टेज निकाल दो।
यहाँ पावर कितनी है इस साइड पावर कितनी है 1400 किलोवाट। लाइन करंट है मेरे पास, कितना आया था थोड़ी देर पहले, ये था 200 एम्पियर। तो बता दो यहाँ की वोल्टेज कितनी है 1400 किलोवाट, 1400 गुना 10 की पावर 3 बराबर V2 और लाइन करंट है 200। कितना आ रहा है भाई यहाँ से V2 7000। देखिए क्या V2 आ गया क्या 7000 वोल्ट। यस सर। यानी कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है 440 वोल्ट को 7000 में कन्वर्ट कर रहा है, जो स्टेप डाउन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है 4000 को 220 में कन्वर्ट कर रहा है। क्या बताओ पूरा सिस्टम समझ आया कि नहीं? समझ गए सर। समझ गए कि नहीं बताओ, एक मिनट दोबारा बोलो, समझ गए हो कि नहीं ये वाला? समझ गए सर। अच्छा दूसरी बात सुनो, ये 7000 एक और भी तरीका था 7000 पे पहुंचने का। इधर देखिए यहां वोल्टेज कितनी है 4000, बीच में ड्रॉप कितना हुआ होगा वोल्टेज ड्रॉप, यहां वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा प्लस माइनस आई लाइन इंटू आर सी। आई लाइन कितना है, आई लाइन लाइन करंट 200 और आर सी कितना है 15 ओम। तो आई लाइन इंटू आर सी कितना हो गया 200 गुना 15, कितना ड्रॉप 3000 वोल्ट का ड्रॉप हो गया लाइन पे। ये प्लस है ये माइनस है, ये ज्यादा है ये कम है, यानी कि इधर का 3000 बढ़ा दो, उधर कितना है वोल्टेज, उधर कितनी है पोटेंशियल 4000। समझ गए हो, उधर 4000 है तो यहाँ 3000 बढ़ा दो तो कितना हो गया 7000। दो तरीके से हमने ये 7000 निकाला है। क्या ये समझ आया कि नहीं आया? एक आखिरी 5 मिनट और हम लेंगे क्लास को, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, कोई बात नहीं। अगर ये समझ आ गया है आप ये नोट भी कर सकते हैं, और अब 7.26 और ट्राई कर लीजिए, बस उसके बाद हम क्लास फिनिश करेंगे। 7.26 एक बार देखिए, आप पढ़िए क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7.26 पे आऊं तो आप बस चेंजेस बताइए मुझे, क्या चेंज है। भाई उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर थोड़ा अलग कर दिया। इस सवाल में 4000 से 220 था, उसमें कितने से कितना दे रखा है बताओ 40,000 से 220। तो देखो बस बदल के देखते हैं क्या क्या होगा, 2 मिनट का काम है। 4000 की बजाय आपने किया 40,000। अच्छा 40,000 होते ही और पावर इधर की पता है तो करंट कितना आएगा यहां से निकाल सकते हैं हम करंट, लाइन करंट, जैसे पिछली बार निकाला था। कितना आया करंट बताओ 40,000 करते ही करंट कितना आया 40,000 करते ही बोलो। ये पावर रही, ये वोल्टेज रही, करंट कितना आया 40,000 करते ही 20 एम्पियर। ये जो करंट है ये बना आपका 20 एम्पियर, ठीक है जी। आरसी तो वही है। पावर लॉस आ गया, 20 का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर 20 स्क्वायर इंटू 15, 2 जीरो गए, 2 जीरो गए तो ये केवल और केवल पावर लॉस कितना आ रहा है 6 किलोवाट। 800 पहुंच गई, 6 का नुकसान हुआ, बनाई कितनी आपने भाई। फर्स्ट पार्ट में तो पूछा था लॉस कितना हुआ 6 किलोवाट, सेकंड पार्ट में पूछा जनरेट कितनी की, बताओ कितनी जनरेट की 806। ये सिस्टम पिछले से अच्छा है कि खराब है? 806 में से 800 उससे काफी बेटर है। अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे तो आउटपुट 800/806 × 100 नियरली 100% के आसपास जा रही है। तो देखो लाइन वोल्टेज बढ़ाते ही एकदम से हमारी एफिशिएंसी बढ़ी। और एक आखिरी पार्ट था स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक बताओ। यहां बताओ कितनी वोल्टेज होगी, आप यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो। ILRC कितना आएगा इस बार,
IL आपका आया था 20 और इंटू 15 कितना है 300 और यहाँ पहुंच रही है 40,000 वोल्ट, यहाँ 300, तो यहाँ कितनी है वोल्टेज 40,000 में 300 जोड़ दो, 40,300 वोल्ट। समझ आया कि नहीं आया बताओ? तो ये ट्रांसफार्मर है 440 वोल्ट की। आप इससे भी देख सकते थे, पावर से भी। पावर आपकी बनी है 806 किलोवाट, तो आप पावर से भी देख सकते थे 806 गुना 10 की पावर 3 बराबर V2 इंटू आई। आई है 20, डिवाइड करोगे V2 इंटू आई आपका 20 है, डिवाइड करोगे तो यहां से भी यही आएगा 40,300 वोल्ट। तो भाई सुनो, एक ही टॉपिक पे एक आपकी पूरी क्लास हुई है। जस्ट मैं बस 1 मिनट 2 मिनट और बोल रहा हूं। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है। और दूसरी बात, कैसे लाइन वोल्टेज बढ़ाने से लॉस कम हो रहा है, ये बात भी हमारी समझ आ ही जानी चाहिए यहाँ से। अब आपका होमवर्क ये है, केवल एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना। कौन सा टॉपिक? उसमें लाइन टू लाइन आप पढ़ना, उसमें लाइन टू लाइन आप पढ़ना जो मैंने पहले टॉपिक नंबर दिया था एनसीईआरटी का 3.9। एक एक लाइन आपकी समझ में आनी चाहिए कि आज जो पढ़ा है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आगे मिलते हैं फिर। और बीच में आपका एडवांस लेवल का एक टेस्ट है, मैंने हालांकि उस पर कोई फोकस नहीं किया, हम अपना काम आगे बढ़ा रहे थे, तो आप अपना रिवीजन करके वो टेस्ट दीजिए। और राशि वाले बच्चों को मैंने जो अपील की है वो सुमन या जो भी भेजना चाहे मुझे भेजे जरूर। ठीक है भाई, थैंक यू।